हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलरेडी कर लिया है। 6.2 के लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ ऑलरेडी करा दिया है। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 2 जिसमें हम पूरा प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म कर देंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पे जाकर आपको लाइन वाइज प्लेलिस्ट में सारे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के वीडियोस मिल जाएंगे। ये लेक्चर देखने के पहले इसके पहले का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज 1, 2 एंड 6 सिंपल प्रॉब्लम्स है जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 3, 4 और 5 सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो 1, 2 और 6 में यूज किया है वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 6 आपको आना चाहिए, फिर हम लोग 3, 4, 5 देखेंगे। नहीं देखा लेक्चर तो अभी जाके देख लो, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। 3, 4, 5 भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे। शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम देखेंगे 3 एंड 4। 3 एंड 4 काफी सिमिलर है। फिफ्थ में दिया है अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब यहां पे ना बहुत इमेजिनेशन चाहिए, रट्टा मत मारना। इमेजिन करो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक पेड़ दिया हुआ है, ट्री है, ठीक है। वो ट्री टूट जाता है, क्यों? बिकॉज एक स्टॉर्म आ गया। कैसे टूटा, क्यों टूटा, वो छोड़ दो अभी। ये ट्री टूट जाता है, लेट्स से वो यहां से टूटा। फिर वो क्या बोल रहा है, द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब ये वाला पार्ट टूट गया और ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, ये इनके इमेजिनेशन में मस्त ऐसा हो रहा है। और एग्जैक्टली कितना मीटर है यहां से लेके बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री मतलब ट्री का जो बेस नीचे होता है, वो नीचे वाला पार्ट, उससे वो 20 मीटर्स है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये ट्री टॉप कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहां पे। देखो, ट्री ऐसे था, एक स्टॉर्म आया और यहां से ट्री टूट गया। तो फिर कैसे टूटा हो? ये सेकंड पार्ट है। देखो, स्टॉर्म के बाद ट्री की हालत ऐसे हो गई, ये वाला पार्ट नीचे गिर गया यहां पे। और बोला है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर्स है। आपको ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट निकाल सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि सिर्फ इतनी सी हाइट फाइंड करेंगे। नहीं, उसने ऐसा नहीं पूछा कि जो बचा हुआ ट्री है उसका हाइट निकालो। उसने पूछा है कि ये स्टॉर्म के पहले पूरा हाइट पूछा है ना, ऐसे बोला हाइट ऑफ द ट्री निकालो, मतलब हाइट ऑफ द ट्री तो यही होगा। तो ये वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या हुआ, आप ये तो निकालेंगे, प्लस आपको ये वाला पार्ट भी निकालना है ऊपर वाला। लेकिन वो वाला पार्ट तो ये बन गया ना, टूट के जो गिरा हो। तो अगर मैं ये पार्ट और ये पार्ट ऐड कर दूं तो वो ट्री हो जाएगा ना। यार, स्टॉर्म के पहले यहां से ये ट्री सीधा था, बाद में टूटा है ना, तो ये चीज थोड़ी ना चेंज होगी। टुकड़े नहीं हुए उसके अलग अलग, दो टुकड़े हुए और दोनों इंटैक्ट है। तो ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल ट्री की हाइट मिल जाएगी। आया समझ में? फिर से एक बार देखो, ट्री ऐसा था, यहां से टूटा तो यहां पे बेंड होके ये वाला पार्ट जो है वो नीचे आ गया ऐसे। ठीक है, तो ट्री की हाइट क्या होगी? ये प्लस ये। लेकिन ये तो अभी यहां पे है ही नहीं, ये तो गायब हो गया, यहां पे है, इसलिए ये प्लस ये आएगा। ठीक है, क्योंकि यही ट्री है ना, टूट के नीचे आ गया। तो दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, ये बेस के साथ ट्री उसने अज्यूम किया कि सीधा जा रहा है। अभी कोई बच्चा एकदम हीरो बनकर बोलेगा, सर मेरे घर पे जो तो पेड़ है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर जा रहा है, इनका पेड़ सीधा जा रहा है। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने देना चाहिए था अज्यूम दैट द ट्री इज स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, है ना, स्टैंडिंग स्ट्रेट। और ये दिया है 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये 20 और ये 60 यूज करके हम ये निकालेंगे, ये टुकड़ा, फिर हम ये निकालेंगे। बाद में बहुत इजी है, इसमें इमेजिनेशन में खुद से ट्राई करने का मन है क्या? पूरा फिगर तो मैंने बना के दे दिया। अगर ये 60 दिया, ये 20 दिया, आपको ये निकालना है। ये 60 के हिसाब से ये ऑपोजिट है, एडजेसेंट आपके पास दिया हुआ है। ऑपोजिट और एडजेसेंट कौन से रेशियो में होता है? तो वाह, तो tan यूज करके आप ये वाला चीज निकाल सकते हो। करेक्ट। फिर 20 दिया है, आपको हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, h एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज या फिर ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज करके आप ये भी निकाल सकते हो। अगर आपने पहले का लेक्चर देखा है तो आपको पता है ये कैसे निकालना है। अगर नहीं देखा है तो नहीं आएगा, रट्टा मत मारो। मैं सोल्यूशन इसका समझाऊंगा आपको, बट खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो, फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एंगल के लिए ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है। तो मैं बोल सकता हूं tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैं एक्चुअल जब फेयर में कराऊंगा तो वहां पे नाम लिख दूंगा, इसको कुछ नाम दे दूंगा, ABCD जो भी है। अब tan 60 का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, √3। करेक्ट।
ऑपोजिट हमको नहीं पता तो उसको ऑपोजिट ही रखा, ओपीपी लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एडजेसेंट क्या है 20, ये 20 उधर जाएगा तो ऑपोजिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा 20√3, करेक्ट। अब ऐसे ही मुझे 60 यूज करके ये भी निकालना है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, किसी के लिए भी ये पूरे ट्राइंगल में ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब देख लो यहाँ पे ऑपोजिट ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। अगर मैं साइन लूं सो देखो यहाँ पे साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर साइन ऑफ 60 लिया तो क्या आएगा 60 का ऑपोजिट है ये विच इज 20√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, आपको नहीं पता मुझे पता है। साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2, टेबल में से देख के बताना है, ठीक है। tan 60 मैंने टेबल से देखा है, तो इसके जगह पे √3/2 डाल दिया, ये 20√3/h, √3 कैंसिल, h उधर जाएगा 2 उधर जाएगा, 2 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 40, तो h आ गया 40, ये आ गया 20√3। मिस्टेक कहाँ होगा बच्चे, ट्री का हाइट 20√3 लिख के आ जाएंगे, नहीं, ट्री का हाइट होगा 20√3 + 40। आया समझ में, इतने से रफ वर्क में सॉल्व हो गया। मैंने हर बार की तरह पूरा लिख के नहीं बताया, रफ में ही बताया क्योंकि मुझे चाहिए कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो। तो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन ट्राई करना है। बहुत लोगों को बिना ये समझे पहले हार्ड लगता है, लेकिन अब मैंने समझाया तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है। बाकी मैं सोल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी वीडियो पॉज करो, फिगर बनाओ और खुद से ट्राई करो। चलो करो वीडियो पॉज। तो ऐसे आया होगा सोल्यूशन। अब इसमें ये डायग्राम में मैंने डॉटेड क्यों बनाया है, क्योंकि यहां पे पहले ट्री था, अब वो टूट के ऐसा हो गया, ठीक है। डॉटेड बनाया ताकि आपके समझ में आए, बिना उसके आपको लगता है ये तो ट्रायंगल बन गया सीधा। तो ये ना ए बी जो है वो पहले ट्री था, फिर स्टॉर्म आया तो सी के यहां से ट्री टूट गया और टूट के ब्रांच ऐसे गिरी नीचे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये वो अब नहीं है, इसलिए मैंने उसको डॉटेड बना दिया, इमेजिनरी, ठीक है, था पहले वहां पे। तो क्या लिख दिया, लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री, सपोज ए सी इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ये जो ए सी है इट इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विच इज रेस्टेड एट डी फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ये रेस्टेड यहां से गिर के इधर डी पे रेस्ट कर रहा है, पड़ा हुआ है, ठीक है, एट द बेस ऑफ द ट्री, कितना, सच दैट एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑल्सो ये एसी ही टूट के ऐसे सी डी बना है, तो AC इक्वल टू सी डी होगा, एंड उसने बोला ये जो डिस्टेंस है बेस से वो 20 मीटर्स है, इसलिए मैंने सब कुछ यहां पे लिख दिया। पहले मैंने नामकरण किया, एक्सप्लेन किया कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट है क्या, फिर वो पॉइंट्स लेने के बाद उनके बाद मेजरमेंट्स क्या है वो मैंने लिख दी, है ना। पहले ये लिखता तो सवाल आता कि ये डी क्या है, ये बी क्या है, ऐसे ही थोड़ी ना हवा में से ले सकते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा पहले कि झाड़ क्या है, गिरा कहां पे है, टूटा हुआ पार्ट कहां पे है, फिर आप एंगल वगैरह लिख सकते हो। एक बार ये 3 चीजें लिख दी तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसको देखो ही मत अभी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल CBD में पहले मैंने लिया tan, क्यों लिया tan, बिकॉज ये 60 डिग्री के लिए ऑपोजिट ये है और एडजेसेंट ये, मेरे पास एडजेसेंट दिया हुआ है, मुझे सिर्फ ऑपोजिट निकालना है, तो 60 पता है, एडजेसेंट पता है, तो ऑपोजिट तो निकाल सकता हूं। कैसे, बिकॉज 100 का तोआ में tan के लिए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, तो लिख दिया tan 60 इक्वल टू BC अपॉन BD, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 का वैल्यू √3 निकाला, कहां से, tan 60 का वैल्यू √3 है, ये टेबल में से देख लो, यहां पे 60 tan इधर है √3, ओके। तो यहां पे tan 60 की जगह लिया √3, BC को ऐसे दिया बिकॉज पता नहीं है, लेकिन BD निकाला है 20, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 20√3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो BC की वैल्यू क्या आ गई 20√3 मीटर्स। काम खत्म नहीं हुआ बिकॉज BC इज नॉट द हाइट ऑफ द ट्री। हाँ, बचे हुए ट्री की हाइट ये है। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री, तो BC निकाल के छोड़ देते, लेकिन उसने पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये पार्ट भी हाइट में था भाई पहले, ठीक है। इस पे कंफ्यूजन हो सकता है आपकी स्कूल की टीचर बोल रही है कि नहीं व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री मतलब यहीं पे छोड़ देना, अगर वो ऐसा बोल रही है तो छोड़ दो। मेरे हिसाब से व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री में पूरा आना चाहिए। तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, CD कैसे करूंगा, देखो मेरे पास ये 60 डिग्री है, अब तो मेरे पास ये BC का लेंथ भी है, BC का लेंथ 20√3, लेकिन उसमें रूट है तो छोड़ो वो नहीं लेते हैं, यही लेते हैं, ठीक है। अब 60 डिग्री के लिए ये तो एडजेसेंट है और ये वाला पार्ट तो सबके लिए हाइपोटेन्यूज ही है। A और H किस में आता है, 100 का तोआ में, C में आता है, देखो A और H। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 60 का कॉस लेंगे, इसलिए cos 60 लिया,
cos 60 is nothing but adjacent which is BD upon hypotenuse which is CD. BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू है 20, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाल दिया. CD की वैल्यू हमको चाहिए. cos 60 की वैल्यू है, देखो यहां पे cos 60, उसकी वैल्यू है हाफ. तो हम लोग यहां पे cos 60 की जगह पे हाफ लिख देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD इंटू 1 हो जाएगा CD, 2 इंटू 20 हो जाएगा 40. अब यहां पे खत्म नहीं हुआ है, हमको उसने ट्री की हाइट पूछी है. ट्री की हाइट ये है पूरी AB, बट AB को आप लिख सकते हो AC प्लस BC. क्यों? बिकॉज AC और B एक स्ट्रेट लाइन में, ACB स्ट्रेट लाइन में, तो आप ऐड करके ये रीजन लिख सकते हो कि ACB स्ट्रेट लाइन में. ऐसे लिखोगे उसका मतलब वही होता है, लिखना नहीं पड़ेगा दैट ACB आर इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे AB इक्वल टू AC प्लस BC और रीजन यहाँ पे लिख दिया A'(C')B. AC का वैल्यू 40, BC का वैल्यू 20√3. बहुत स्मार्ट लोग बोलेंगे 40 प्लस 20 60 और √3 साथ में लिख देंगे 60√3. भाई ऐसे नहीं होता, ये 20 के साथ √3 है छतरी वाला, 40 के पास नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. आपको 20√3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो रफ में 20√3 कैलकुलेट करो और √3 क्या आएगा? √3 की जगह पे आएगा 1.73. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके जगह पे आएगा 34.6. 40 ऐसे कैसा रहेगा? अब आप 40 और 34.6 को ऐड कर सकते हो. ऐड करके आपको मिलेगा 74.6. तो AB की वैल्यू आपको आ गई 74.6 मीटर्स. बट AB नहीं पूछा था उसने पूछा था हाइट ऑफ द ट्री क्या है. तो हम लोग फाइनल आंसर में AB नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द ट्री इज 74.6 मीटर्स. ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन. ओके, आया समझ में? किसी को आया खुद से? यहां पे मैंने आपको रफ वर्क भी करके बता दिया. 1.73 इंटू 20 किया तो 34.60 आता है. ठीक है, वही देखो 1.73 इंटू 20 किया तो 34.60 को 34.6 आप लिख सकते हो. चाहिए तो 60 लिखो, तो यहाँ पे 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर है. वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये कॉपी करो. अच्छा क्वेश्चन था ना ये. चलो नेक्स्ट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में दिया है 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर्स. ये तो हमने देखा ही है, रोड पे होता ही ना, 2 बिल्डिंग आमने सामने, दोनों के बीच का गैप है 12 मीटर्स. फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई. फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है और उसके टॉप पर पप्पू खड़ा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो वो दूसरी बिल्डिंग पे अप्पू खड़ा है, उसको देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है? 60 डिग्रीज. मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर और इस पे पप्पू खड़ा है. सामने दूसरी बिल्डिंग है, उसमें वो देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, राइट? एलिवेशन, तो ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है? 60 डिग्रीज. एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, और यहां पे वो टॉप है दूसरी बिल्डिंग का, वहां देख रहा है, तो ये दूसरी बिल्डिंग है. ठीक है, दोनों बिल्डिंग के गैप, बीच में गैप है 12 मीटर्स का. करेक्ट. वॉट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग? ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके आपको ये वाली बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. एकदम ही टाइम पास है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. लेकिन अभी तक जो हमने किया उसमें डायरेक्टली आपको ट्राइंगल मिल रहा था, अब ट्राइंगल के साथ एक एक्स्ट्रा फिगर मिल रहा है. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि बिल्डिंग तो 90 डिग्री पे सीधी खड़ी होती है. लीनिंग टावर ऑफ पीसा थोड़ी ना जो टेढ़ा होता है ना, पीसा वाला टावर तो टेढ़ा है. ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो रेक्टेंगल हो जाएगा. अगर ये 10 तो ये 10. करेक्ट. अगर ये 10 10 मिल गया ये वाले ट्राइंगल में, तो आप ये 60 यूज करके, अगर ये 12 तो ये 12. एडजेसेंट पता है आपको, आपको अपोजिट निकालना है, निकाल सकते हो ना ये tan 60 यूज करके. तो जैसे ही आपको अपोजिट मिल गया, ये अपोजिट और 10 को ऐड कर देंगे तो आपको बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा. आप सोच रहे होंगे मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आने चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया? पूरा डायग्राम बना दिया, फिर दिखा कि ये रेक्टेंगल है, अगर ये 10 तो ये 10, ये 12 तो ये 12. फिर अगर ये 12 है और ये ऑपोजिट है, ये 60 है, तो मैं इजीली ये ऑपोजिट निकाल सकता था एंड ऐड कर दूंगा, तो मुझे हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मिल जाएगा. करेक्ट. तो फिगर कैसा बनेगा देखो एक बार, ऐसा आएगा फिगर. मैंने बोल दिया 2 बिल्डिंग्स है ABCD. ए पे बंदा खड़ा है, ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. ठीक है, फिर मैंने बताया कि आप लोग प्रूव कर देना इसको रेक्टेंगल. मैं फेयर में करके बता दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा वो सब.
अगर ये 10 है इतना वाला पार्ट, तो एल डी जो पार्ट है वो भी 10 हो जाएगा, करेक्ट। तो मुझे पता है कि इतना से इतना पार्ट जो है वो 10 है। मेरा चैलेंज क्या है, मेरा चैलेंज है खाली मुझे इतना निकालना है, ठीक है। अब अगर ये 12 है तो ये भी 12 है। अब बाकी कुछ देखो ही मत, अब तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें इतना सा ट्रायंगल होता था और आपके पास एडजेसेंट या ऑपोजिट होता था। एडजेसेंट है, ऑपोजिट निकालना है ना, मुझे सीएल चाहिए ना, तो tan आएगा ना ऑपोजिट और एडजेसेंट में। देखो अगर ये एडजेसेंट है ये ऑपोजिट है, तो वहां में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री का tan ले लेंगे, तो क्या मिलेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट ये वाली लाइन, और एडजेसेंट क्या है ये वाली लाइन, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एडजेसेंट में 12, करेक्ट, समझा कि नहीं। और ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है CL, तो यहां पे आ जाएगा CL। tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू 50 बार यूज कर लिए, tan 60 √3, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे लिख देंगे √3 इक्वल टू CL अपॉन 12, ये 12 उधर जाएगा तो बन जाएगा 12 √3 इक्वल टू CL। क्या आ गया भाई, ये आ गया 12 √3। आपको फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है। तो सीडी की हाइट क्या आएगी 10 + 12 √3, और 10 + 12 √3 आपको आता है, हीरो बन के 10 + 12 22 √3 मत कर देना, ऐसे मस्त वाला जीरो मिलेगा। 12 के साथ √3 नहीं है तो 12 √3 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 इंटू 1.73 करेंगे, कैलकुलेट करके पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। तो रफ में काफी सिंपल है, लेकिन ये रेक्टेंगल लिखने के लिए आपको 4-5 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। फिर ये बिल्डिंग के नाम क्या है उनका नामकरण तो करना ही पड़ता है हमेशा, उसमें भी 2-3 लाइन जाएंगे, तो सोल्यूशन लंबा होगा, लेकिन आपने देखा कितना ज्यादा बेसिक है सोल्यूशन, है ना, काफी सिंपल। फेयर में देखते हैं कैसे आएगा इसका सोल्यूशन। ये है इसका सोल्यूशन फेयर में, इज्जत से लिखा तो कितना अलग दिखता है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैंने रफ में सॉल्व करके दिया, लेकिन जब फेयर में लिखेंगे तो आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अभी यहां तक ना, यहां तक तो सिर्फ मैं यही कर रहा हूं कि भाई ये रेक्टेंगल है और इनका नामकरण कर रहा हूं बस, कि कौन बिल्डिंग कौन सी है, कौन कहां पे खड़ा है, परपेंडिकुलर कहां पे बनाया, एलिवेशन एंगल क्या है। एक्चुअल सोल्यूशन तो इतना सही है, ठीक है। ये ऐड भी बहुत सिंपल था, एक्चुअल दिमाग हमने सिर्फ इतने पार्ट में लगाई, ये पार्ट में दिमाग नहीं है, ये पार्ट में ऑब्वियस चीजें लिखी है जो लिखनी पड़ती है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सोल्यूशन क्या है। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू बिल्डिंग्स, नाम कर दिया दोनों का, एंड बी डी बी द विड्थ ऑफ द रोड, ये बी डी जो है बीच में वो रोड है। ड्रॉ सेगमेंट ए एल परपेंडिकुलर सी डी, ये ए एल परपेंडिकुलर सी डी क्यों बनाया मैंने, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था क्वेश्चन में, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से होता है। तो अगर कोई बंदा यहां पे खड़ा है, उसके लिए वर्टिकल ये होगा, उसके लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है ना, उसके लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा, तो हॉरिजॉन्टल दिया नहीं था इसलिए मैंने बोला चलो बना देते हैं, डॉटेड बनाया ताकि आपको समझे कि ये हमने बनाया है। एक्चुअल बिल्डिंग में तो दिखेगा नहीं ना ये। देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल जैसे ही पता चल गया, मुझे पता है कि ये लाइन ऑफ विजन है, पप्पू यहां से ऊपर अप्पू को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ विजन है, और ये हॉरिजॉन्टल, तो उसके साथ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, तो 60 डिग्री, लेकिन उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे CAL, तो एंगल कैल हो जाएगा 60 डिग्रीज। भाई ये डिग्री कौन लिखेगा यहाँ पे, 60 मीटर है क्या, नहीं 60 डिग्री। ए बी इक्वल टू 10 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है छोटी बिल्डिंग का हाइट। बी डी इक्वल टू 12 मीटर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है रोड की विड्थ, करेक्ट। अब देखो इन क्वाड्रिलैटरल एबीडीएल, अब ये एबीडीएल क्वाड्रिलैटरल तो है ना, 4 साइड वाला को क्वाड्रिलैटरल बोल देते हैं। एंगल बी और एंगल डी 90 है, क्यों 90 है इसके लिए रीजन नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग सीधी खड़ी होती है यार, नहीं तो गिर जाएगी बिल्डिंग, तो सीधा लिख दिया एंगल बी एंगल डी 90, और ये वाला एंगल 90 तो ये 90, ये तो हमने बनाया, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ALD 90 है, बिकॉज AL परपेंडिकुलर CD हमने ही बनाया था। ये परपेंडिकुलर तो दोनों साइड 90 होता है ना, हम शॉर्टकट मार के एक ही साइड 90 बताते हैं, ये 90 अज्यूम्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 एंगल 90 हो गए, तो चौथे एंगल के पास चॉइस है क्या भाई, क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, अगर 3 90 हो गए तो चौथा वाला ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। तो ये जो एंगल है LAB लैब, ठीक है, लैब मत बोलना पटके पड़ेंगे, एंगल LAB 90 डिग्री आएगा। रीजन क्या लिखने का, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल अबदल, ठीक है। अब ABDL क्या बन गया, इट्स अ रेक्टेंगल बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। जैसे रेक्टेंगल हो गया, मैं बोल सकता हूं कि AB और LD इक्वल, ठीक है, AB 10 मीटर है तो LD भी 10 मीटर आएगा, बिकॉज दे आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एंड AL और BD भी इक्वल, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स,
तो मैं बोल सकता हूं AL इक्वल टू BD इक्वल टू 12 मीटर, बिकॉज ये 12 है। काम खत्म। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ये जो ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है 90, तो इसमें ये 60 है मेरे पास, ये 12 है, मुझे ऑपोजिट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ALC tan 60 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये रफ में मैंने आपको बताया। CL हमको नहीं पता, AL का वैल्यू हमने 12 निकाल लिया है, सब्स्टिट्यूट करके CL का वैल्यू आ गया 12√3 मीटर्स। अब मुझे CL नहीं चाहिए, मुझे पूरे बिल्डिंग का हाइट चाहिए। पूरे बिल्डिंग का हाइट क्या है, CD। तो मैं बोल सकता हूं CD इक्वल टू CL प्लस LD। वाई? बिकॉज CLD तीनों स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा लिख देने का रीजन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, CL के जगह पे 12√3, LD की जगह पे 10, इसको कैलकुलेट किया और आया 30.76 मीटर्स। फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में लिखेंगे द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30.76 मीटर्स। ये जो 12 इंटू 1.73 है, मैंने रफ में आपको यहां पे करके बता दिया है, कुछ भी खुद से नहीं करना पड़ा आपको ये क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे आ गया इसका पूरा सोल्यूशन। ये वाले स्टेप्स जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, ये वाले स्टेप्स सब स्टैंडर्ड होंगे, हमेशा करने पड़ेंगे, इसलिए अच्छे से देख लो। ऐसा मत सोचो अरे ये नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने देखा है काफी लोग ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते अरे ये स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर ले लेते हैं, रेक्टेंगल दिख रहा है रेक्टेंगल ले लेते हैं। अगर अज्यूम ही करना है तो सब कुछ अज्यूम कर लो यार। ऐसे अज्यूम कर लो ये 10 मीटर है, पप्पू ने हमको कान में आके बता दिया कि CD का हाइट 20 मीटर है, सीधा आंसर 20 मीटर लिख दो। अज्यूम कर रहे हो ना, हवा में कुछ भी तीर मार लो, तो अज्यूम नहीं कर सकते, तीर नहीं मार सकते, आपको लॉजिकली सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये लॉजिकली बताया, फिर ये हमने पहले 3-4 क्वेश्चंस में जो स्टेप्स यूज किए थे सेम यूज करके बाकी के पार्ट्स कैलकुलेट कर लिया। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। हो गया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 2 poles of heights 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। 2 खंबे खड़े कर दिए 18 मीटर और 7 मीटर के। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स इज, ये इज होना चाहिए, इज 22 मीटर। मतलब दोनों खंभों पे ऊपर एक वायर बांधा हुआ है और वो वायर का लेंथ है 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है। एक पोल है 7 मीटर्स का, दूसरा पोल है 18 मीटर्स का, ठीक है। ये जमीन सेम है दोनों की, और ये जो पॉइंट है टॉप, दोनों पोल के दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया, स्ट्रेट वायर है, और वो वायर का लेंथ दिया है 22 मीटर्स। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि ये जो एंगल बना रहा है वायर, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यही होता है ना, तो ये एंगल कितना है, तो ये थीटा है। ओके, ये कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताओ, ये 7 दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है, ये थीटा है, आपको निकालना क्या है, आपको सिर्फ ये थीटा निकालना है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि ये तो रेक्टेंगल आने वाला है कुछ भी करेंगे तो, है ना। तो रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी यूज करके आप ये निकाल सकते हैं क्या। चलो वीडियो पॉज करो और इसके ऊपर सोचो, फिगर बनाओ, खुद सोचो, आएगा दिमाग में, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही फिगर बन रहा है, लेकिन अलग चीज पूछी है। वहां पे उन्होंने ये पूरी चीज का बिल्डिंग का हाइट पूछा था, यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट नहीं पूछा। ये टोटल 18 मीटर से दिया हुआ है, याद रखना है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं दिया, पूरा 18 मीटर दिया। तो ये डायग्राम बना के वीडियो पॉज करना है हर एक बच्चे ने, और एटलीस्ट 5 मिनट तक ट्राई करना है खुद से कि ये थीटा आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये एंगल को थीटा नाम दे देते हैं ना, एक्स वेक्स नहीं देते, एंगल को हम लोग थीटा अल्फा बीटा लोटा भी दे सकते हैं, लेकिन चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओ और फटाफट से मुझे बताओ कि आपको आता है कि नहीं। कमेंट्स में सबको लिखना है कि ट्राई किया, नहीं आया तो लिखो ट्राई किया और नहीं आया, ट्राई किया और आया तो लिखो कि ट्राई किया और आया। मुझे बहुत खुशी होती देखकर, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप खुद से कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताइए कि आपको ये आया कि नहीं। जिन्होंने खुद से ट्राई किया है उनको फिगर ऐसा कुछ आया होगा, करेक्ट। सिर्फ लेबल किया है, जो मैंने रफ में बताया था वही लेबल कर दिया। अब ये AB 7 मीटर है, मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि फर्स्ट स्टेप तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। जैसे ये रेक्टेंगल हो जाएगा तो अगर AB 7 है तो ये LD कितना होगा, LD भी आ जाएगा आपको 7 मीटर्स। अब ये पूरे का लेंथ 18 है और उसमें से ये LD वाला टुकड़ा 7 है। मुझे पता है कि CL प्लस LD करूंगा तो 18 मिलता है, तो ये कितना होगा, CL वाला टुकड़ा 11 आना पड़ेगा ना उसको, CL वाले टुकड़े को 11 होना पड़ेगा, बिकॉज 11 प्लस 7 करूंगा तो ही जाके 18 होता है ना, तो ये मुझे मिल गया 11। अब ये थीटा के लिए यहां पे देख लो,
ये BD मुझे नहीं पता, लेकिन ये 22 तो पता है ना। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये थीटा के लिए ये वाली जो साइड है वो है ऑपोजिट, और ये वाली जो साइड मुझे पता है वो 90 के सामने है, तो वो है हाइपोटेन्यूज। आपको ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज पता है तो कौन सा रेशियो आता है, 100 का तो आना। 100 में देखो O और H है, तो जैसे ही आपको पता चल गया कि 100 यूज करना है तो आप क्या करोगे, थीटा का साइन निकालोगे। तो मैं यहां पे लिख दूंगा साइन थीटा आएगा, थीटा के लिए ऑपोजिट है CL, तो CL अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है AC। व्हाट इज CL? CL इज नथिंग बट 11। अब भी कैलकुलेट किया इतनी मेहनत करके। AC उसने फ्री में दिया था क्वेश्चन में 22 मीटर्स। अब इसको कट करो, 11 1 जार 11 2 जार 1/2 आ गया ना, तो साइन थीटा आपको 1/2 आ गया। क्या आप इसका अचार डालेंगे? नहीं, हम लोग टेबल में जाएंगे कि साइन में हाफ किधर आता है भाई, देखो यहां पे ये रहा हाफ, मिस्टेक से ये मत ले लेना। तो साइन में हाफ इधर आता है। हाफ कब आता है? जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। तो आप वहां पे लिखेंगे अरे भाई बट साइन 30 हाफ होता है, मतलब क्या, थीटा की जगह क्या आ गया, 30 डिग्री। तो आप बोल देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज। खत्म, इतना सा सोल्यूशन है। इसके पहले वो सब चीजों की हाइट पूछ रहा था, यूज तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही कर रहे थे, टेबल भी यूज कर रहे थे। अब उसने एंगल पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है, निकाल लिया हमने एंगल। सेम स्टेप्स है ना ऑलमोस्ट। आया समझ में? चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो फेयर में इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा। मैं ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये सेम थर्ड क्वेश्चन में हमने किया है कि इसको रेक्टेंगल बनाना है, सेम स्टेप्स है। इसमें खाली ये एक लाइन एक्स्ट्रा है बिकॉज एंगल नहीं दिया था, तो मैंने यहां पे लिख दिया लेट एंगल ऑफ एलिवेशन CAL इक्वल टू थीटा। सबसे पहले तो लिख दिया लेट AB एंड CD रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। वहां पे 2 बिल्डिंग थे, यहाँ पे 2 खंबे हैं, पोल्स है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको थोड़ी ना जाके बिल्डिंग चढ़नी है, खंबा चढ़ना है। एंड AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहां पे। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन CAL इक्वल टू थीटा, बिकॉज यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने ये एल परपेंडिकुलर CD बना दिया और इसको थीटा नाम दे दिया। बाद में ये जो कचरा है ना, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, सिर्फ नंबर बदल रहे हैं। AB 7 CD 18 क्वेश्चन में दिया है, AC 22 क्वेश्चन में दिया है। अब हमने इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलैटरल ABDL लिया, ये ABDL अब डल बोला था मैंने। एंगल B इक्वल टू एंगल D 90। क्यों? क्योंकि खंबा सीधा ही खड़ा है, टेढ़ा नहीं है। अच्छे आदमी ने वहां पे खंबा जाके कंस्ट्रक्ट किया। एंगल ALD इज 90 डिग्री। वाई? बिकॉज सेगमेंट AL परपेंडिकुलर CD हमने ही तो बनाया ना, देखो यहाँ पे। अब बचा एक एंगल लैब LAB विच इज 90 डिग्री बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABDL। चारों एंगल 90, तो क्वाड्रिलैटरल ABDL इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर AB 7 है तो LD भी 7 हो जाएगा। ओके, अब ये 18 जो है, 18 इज नथिंग बट CL प्लस LD, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना ये, CLD तीनों स्ट्रेट लाइन में। तो मैं लिख दूंगा 18 इज इक्वल टू CL प्लस 7। करेक्ट। यहां पे एक स्टेप लिख दूं क्या? एक स्टेप लिख देते हैं यार, यहां पे इसके ऊपर एक स्टेप लिखते हैं। यहां पे मैंने एक और स्टेप लिख दिया, देखो यहां पे CD इक्वल टू CL प्लस LD, फिर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डायरेक्टली नहीं लिखा क्योंकि एक स्टेप का शायद मार्क्स कट जाए। तो CD इक्वल टू CL प्लस LD कहां से आया, देखो CD इक्वल टू ये वाला टुकड़ा CL प्लस ये वाला टुकड़ा LD, दोनों को ऐड करके आना चाहिए। और CD का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो CD 18, CL ऐसे ही, LD 7। ये 7 को उधर लेके ये प्लस जाएगा माइनस, है ना, उल्टा क्रॉस करेगा तो 7 माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 7 इज 11, तो CL की वैल्यू आ गई 11 मीटर। ये नहीं पूछा था, आपको पूछा ये थीटा। अब आपको CL 11 मिल गया, ये 22 मिल गया, तो आप क्या बोलेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ALC साइन थीटा इज CL अपॉन AC। रफ में मैंने आपको बताया था 11/22 आएगा बिकॉज ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी है। 11 1 जार 11 2 जार, ये थोड़ा अलग कलर में कट करते हैं, दिख नहीं रहा ना, 11 1 जार 11 2 जार। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू हो गई हाफ, बट साइन 30 डिग्री हाफ होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब थीटा इज 30 डिग्री। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज। इतना सा पार्ट अलग है खाली, बाकी यहां तक तो सब कुछ हम लोग सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ साइड आप थीटा कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। पहले से दिमाग में बिठा मत लो कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं है डिफिकल्ट, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं।
कर लिया कॉपी? तो आज के वीडियो में पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया, फिर थर्ड और फोर्थ कराया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 हो गया खत्म। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट था बिकॉज हमने एप्लीकेशंस यूज किए ट्रिग्नोमेट्री के, और कोई भी चीज के एप्लीकेशंस आपको अगर आते हो तो आपको ऐसा लगता है जो भी हमने सीखा वो कुछ काम आता है, ऐसी हवा में कुछ रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और मजा आया ना सॉल्व करने में। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतनी डिटेल में एक एक वर्ड प्रॉब्लम आपको कोई नहीं सिखाने वाला। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं हर एक कमेंट पढ़ता जरूर हूं, ठीक है। तो आप जब भी कमेंट करके बताते हैं कि हमको समझ में आया, हम लोग ने ये यूज किया, हमें इतने मार्क्स आए एग्जाम में और कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है एंड मोटिवेशन आता है कि आपके लिए और ज्यादा वीडियो बनाते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।